हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा एंड इट्स टाइप। आई होप आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया होगा जो था अबाउट किंगडम मोनेरा में, और उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। किंगडम प्रोटिस्टा, दे इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। Members of Protista are primarily aquatic। इसका मतलब ये है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे, इट मीन्स सिंगल सेल्ड होंगे, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्रोटिस्टेंट्स हैं, वो क्या होंगे? एक्वाटिक होंगे। इट मीन्स वो वाटर बॉडीज में रहेंगे। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब जो ये लाइन है ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको नॉर्मल ट्रांसलेट करके बता दूं तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज हैं वो मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें ये ऑर्गेनिज्म आएंगे या इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, विच इज प्रोटिस्टा फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक विद मोनेरा एंड अदर किंगडम। इट मीन्स जो प्रोटिस्टा है ना, उसमें जो हमने अभी फीचर पढ़े कि इनमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं, वो बाकी किंगडम में भी देखा जाता है। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में किंगडम मोनेरा पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि मोनेरा इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो अब आपको इसमें सिमिलैरिटी देखनी है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो उसमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। और जो इसमें डिफरेंस बस इतना है कि प्रोटिस्टा जो कि मोनेरा से एडवांस लेवल है, क्योंकि हम प्रोटिस्टा को किंगडम मोनेरा के बाद पढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये थोड़ा सा उससे एडवांस होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। वेयर एज जो मोनेरा में न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ सिमिलर हो गई कि ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर। तो इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? लिंक फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया पहला लिंक। और दूसरा लिंक क्या होगा? जो बाकी किंगडम बचे हुए हैं जैसे किंगडम प्लांटेई, एनिमेलिया एंड फंगाई, तो उनके साथ ये कैसा लिंक शो करता है किंगडम प्रोटिस्टा कि ये सभी क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाकी किंगडम्स के बारे में भी एक एक चीज़ पता चलेगी कि अब इसके बाद जितने भी हम किंगडम पढ़ेंगे उन सब में जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे यूकैरियोट्स। इट मीन्स उनमें क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो इस स्लाइड को एक और बार पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो सिंगल सेल्ड होगा, और उसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इसमें वो प्राइमरली एक्वाटिक होंगे, मीन्स वाटर बॉडीज में रहेंगे। और जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है वो लिंक शो करेंगे बाकी किंगडम्स के साथ। किंगडम मोनेरा के साथ ये लिंक होगा कि ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी किंगडम के साथ ये शो करेगा कि ये सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इफ दे आर मोटाइल दे हैव सीलिया और फ्लैजिला। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फ्लैजिला होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर पाता है। दे बिकम मोटाइल। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाना। अब हम जो सीलिया है, यहाँ पे एक नवा वर्ड आया है सीलिया। तो सीलिया भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करता है? मूव कर पाता है। अब इन दोनों के बारे में हम सेल जो चैप्टर है उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बस आपको ये याद रखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है वो तभी मूव कर पाएंगे अगर उनके पास सीलिया या फ्लैजिला हो। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में, दैट आर क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब हम इन क्लासिफिकेशन को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्राइजोफाइट्स।
जो क्राइजोफाइट्स में ना दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट आर डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। ये आपको याद रखना है कि क्राइजोफाइट्स में क्या आते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाया जाता है। यहाँ से आपको फिर से याद रख लो कि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में तो पाए जाएंगे, लेकिन कौन सी वाटर बॉडीज़ में पाए जाएंगे, दोनों टाइप की वाटर बॉडीज़ में पाए जाएंगे, चाहे खारा पानी हो चाहे नॉर्मल फ्रेश वाटर हो, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये होंगे फोटोसिंथेटिक। इट मीन्स ये लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था डाई एटम्स, तो इसको ब्रेक किया गया है पिक्चर में। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है डाई एटम्स। डाई मीन्स होता है टू और एटम्स का मतलब है पार्ट। अब नीचे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक सोप बॉक्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है डाई एटम्स का, ऐसे दिखते हैं डाई एटम्स। इनकी जो बॉडी होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एपिथिका और हाइपोथिका। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो बॉक्स की तरह, जो कवर की तरह एक्ट करता है, उसको एपिथिका बोलते हैं। और जो नीचे साइड वाली होती है, नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसे हाइपोथिका कहते हैं। तो इस पे क्या होता है, अब ये जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब वो पानी के अंदर होते हैं तो इसकी जो बॉडी है, जो इसकी एपिथिका है, उस पर सिलिका की डिपोजिशन आ जाती है, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है, ये नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि जो डाई एटम्स है उसकी एपिथिका पे क्या आ जाता है, सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जब वो मर जाते हैं ना डाई एटम्स, तो वो अब जैसे कोई वाटर बॉडी में जहाँ पे भी है, मतलब इट डजेंट मैटर कि वो ओशंस में है या सीज में है, जिस भी वाटर बॉडीज़ में है, जब वो मर जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं ना, इनके बॉडीज़ जो है आराम से नीचे को कहते हैं ज़मीन पर लग जाएगी। अब जैसे बहुत सारे हज़ारों लाखों डाई एटम्स की बॉडी जो है इकट्ठी हो जाती है ना, तो उस अर्थ को डाई एटोमेशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि जो डाई एटम्स होते हैं उसकी एपिथिका पे क्या होती है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। और इसकी जो बॉडी है वो देखने में ऐसे लगती है जैसे सोप बॉक्स होता है कि वैसा होगा। और जब बहुत ज़्यादा जो डाई एटम्स वो मर जाते हैं, तो उस प्लेस को, उस अर्थ को जहाँ पे ये प्लेस्ड हैं, उसे डाई एटोमेशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। अभी खाना अपना खुद बनाते हैं तो इन्हें क्या कहा गया है कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं, ठीक है। देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। भी हमने यही पढ़ा कि जो इसकी वॉल है उस पर क्या होगा, सिलिका की डिपोजिशन होगी। अब इनकी वॉल पे जो है सिलिका की डिपोजिशन है, इट मीन्स ये क्या है, इनडेस्ट्रक्टेबल है। इट मीन्स हम इसको ईजिली जो है तोड़ नहीं सकते, इसकी जो वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। Diatomaceous earth, being gritty, is used in polishing, filtration of oils and syrups. तो अब हमने यहाँ पे इसका यूज़ बता रखा है कि अब वो मर गए जब डाई एटम्स, तो जिस अर्थ पे वो मरे उसे डाई एटोमेशियस अर्थ कर दिया। अब बीइंग ह्यूमन बींग्स तो इसका हम यूज़ भी करेंगे, तो इसका क्या है, ये पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो अब इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोट्स आएंगे और यूनिसेलुलर आएंगे ऑर्गेनिजम्स। वो एक्वाटिक होंगे, लिंक शो करेंगे बाकी किंगडम के साथ, और इसको फर्दर 5 टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप है क्राइजोफाइट्स, विच इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड डेस्मिड्स। डाईएटम्स मीन्स 2 पार्ट्स। इट मीन्स इस के जो डाई एटम्स है उसकी बॉडी के 2 पार्ट्स होंगे, दैट आर एपिथिका एंड हाइपोथिका, विच इज़ लाइक अ सोप बॉक्स। जो एपिथिका है उसकी जो बॉडी है उस पर सिलिका का डिपोजिशन होगा, जिससे उसकी वॉल क्या होगी, इंडिस्ट्रक्टेबल होगी। ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दोनों टाइप की ही वाटर बॉडीज में, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी हो या मैराइन वाटर बॉडी है, उसमें रहेंगे। और जब वो मर जाते हैं
डाई एटम्स, तो उसकी अर्थ को डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं। और क्या होता है, उसका हेल्प किस में करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि उस अर्थ को हम पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेशन करने में हेल्प में कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। डाइनोफ्लेजिलेट्स। अब डाइनोफ्लेजिलेट्स के नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, फ्लेजिलेट्स मीन्स फ्लेजिला। इट मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, दो फ्लेजिला होगी। लेट्स रीड अबाउट देम। These organisms are mostly marine and photosynthetic. It means dinoflagellates हैं, ये मोस्टली क्या रहेंगे, खारे पानी में, सॉल्ट वाटर में रहेंगे, और ये भी अपना खाना खुद बनाएंगे। ये इनके जो है कलर्स, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, ये बहुत सारे कलर में पाया जा सकता है, जैसे रेड हो गया, ब्राउन, ग्रीन एट्सेट्रा। जो इसकी सेल वॉल होगी डाइनोफ्लेजिलेट्स की, वो सेलुलोज से बनी होगी। ठीक है, ये किससे बनी होगी, ये सेलुलोज से बनी होगी। और जो हमारा क्राइसोफाइट्स है, उसकी सेलुलोज पे किसकी डिपोजिशन थी, सिलिका की। ठीक है, तो ये हमको डिफरेंस याद रखना है कि डाइनोफ्लेजिलेट की वॉल किससे बनी रहती है, सेलुलोज से बनी रहती है। अब इसके नाम से अभी मैंने बताया कि इसके पास क्या होती है, दो फ्लेजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। इट मीन्स एक लंबा सा सीधा वर्टिकली जाएगा और एक ट्रांसवर्सली जाएगा, मीन्स ये एक हॉरिजॉन्टल में जाएगा, जो इसकी फरो है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, एक जो है ट्राइंगुलर शेप में, एक ऊपर का है सेल प्लेट, और एक जो नीचे का है, और एक नीचे को जा रही है इसकी प्लेट। ठीक है, सेलुलोज से भरी हुई। तो एक जो आप देख पा रहे हो कि ऊपर से नीचे को जा रहा है एक फ्लैजिला, और जिनके बीच की फरो है, मीन्स एक बीच में नली टाइप की है, उसमें से एक ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली एक उनमें फ्लैजिला जा रहा है। तो इसका ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वेरी ऑफन गोनियोलिक्स अंडरगो रैपिड डिवीजन एंड मेक द सी अपीयर रेड। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स। यहाँ पे एक टाइप का डाइनोफ्लेजिलेट की बात की है, जो रेड कलर के जो डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं उनको गोनियोलिक्स कहते हैं। और जब ये सी के पास हो या वाटर बॉडीज़ के, खारे पानी के पास हो, तो ये बहुत ज़्यादा ही डिवीजन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और डिवाइड कर जाते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। जिसके कारण क्या होता है, जो सी का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो बिल्कुल लाल दिखने, खून की तरह दिखने लग जाता है। और वो खून के लिए इसलिए दिखने लग जाता है क्योंकि इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, और जो ये गोनियोलेक्स होते हैं, ये क्या टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, इट मीन्स जहर की तरह जो है ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है उनकी, जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ क्या हो गई, वो किल हो सकते हैं, उससे मर सकते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम। ठीक है, तो इसको एक और बार रीड कर लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में हमने पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके दो फ्लैजिला हों, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सली। इन ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मेराइन होंगे और फोटोसिंथेसिस होंगे। ठीक है, इनके जो कलर है वो बहुत वेरी करेगा। इनकी जो प्लेट होगी वो सेलुलोज से बनी होगी। और एक टाइप का हमने जो है डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा, दैट इज़ रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसे गोनियोलेक्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवीजन करता है और जिससे क्या कहते हैं, टाइड्स जो होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो लाल दिखने लग जाती हैं। और ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसके कारण जो है एनिमल्स, जो बाकी मेराइन एनिमल्स हैं, वो मर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है यूग्लेनोइड्स। यहाँ पर फोटो भी दे रखी है एक टाइप की यूग्लेनोइड की, दैट इज़ यूग्लेना। मोस्टली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर। इट मीन्स ये कहाँ पाए जाते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो पानी रुक नहीं जाता एक जगह पे, जैसे बारिश का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो ऐसे ही पानी में ये पाए जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स ये मेराइन वाटर में नहीं पाई जाती। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कोल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इनके पास कोई ऐसा सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ इट इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं।
ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके पास क्या होता है, पेलिकल की जो है प्रोटीन रिच लेयर होती है। अच्छा, मैं डायनोफ्लैजिलेट में भी बता देती हूँ। डायनोफ्लैजिलेट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट वाज अबाउट जो उनकी फ्लैजेला है, कि इनके पास 2 फ्लैजेला होती है। और क्या होता है, गोनियोलक्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे डायनोफ्लैजिलेट में। ठीक है, तो वहाँ से पॉइंट्स जो है आ सकते हैं पेपर में। यूग्लिनोइड में यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेलिकल के बारे में, कि इसमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इसके पास भी क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होता है, एक लंबा फ्लैजिला और एक शॉर्टर फ्लैजिला। ठीक है, तो अब ये कैसे हुए, ये फोटोसिंथेटिक हुए या ये हेट्रोट्रॉफिक हुए? तो इसका आंसर है कि इनमें से कुछ भी नहीं। मतलब अगर ये सनलाइट होगी, अगर ये अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेटिक की जो है फोटोसिंथेटिक हो जाएंगी, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिली तो ये किसी का शिकार भी कर सकते हैं, तो ये इट मीन्स ये हेट्रोट्रॉफ्स भी बन सकते हैं। तो ये मिक्स हो गए ना, मिक्सोट्रॉफिक हो गए ये, मतलब ना ही ऑटोट्रॉफिक रहे ना ही हेट्रोट्रॉफिक रहे। तो इस स्लाइड को एक और बार पढ़ लेते हैं कि यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर या स्टेग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे। इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होगी जिसे पेलिकल कहते हैं। 2 फ्लैजिला होंगे, एक लंबा एक छोटा। ये फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं जब सनलाइट हो, और हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे जब सनलाइट ना मिले। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइम मोल्ड्स, ये हमारा 4th टाइप है। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इट मीन्स ये डेड एंड डिगेइंग मैटर पर जो है वो ग्रो करेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कोल्ड प्लास्मोडियम। अब आपको ये याद रखना है, ये प्लास्मोडियम बीमारी वाला प्लास्मोडियम नहीं है, बट जो स्लाइम मोल्ड्स के ग्रुप को कहा गया है प्लास्मोडियम। ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज नोन एज प्लास्मोडियम, बीमारी वाली प्लास्मोडियम नहीं है ये। ठीक है, which may grow and spread over several feet. It means जब suitable condition हो तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे और उस ग्रुप को क्या कहेंगे, प्लास्मोडियम। और ये प्लास्मोडियम अब आ ही जा रहे हैं स्लाइम मोल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा फीट तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये होगा अंडर सुटेबल कंडीशन। अब मान लो एकदम से अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो क्या होगा, जो प्लास्मोडियम है वो टूट जाएगा और उसके आसपास क्या आ जाएगी, फ्रूटिंग बॉडीज हो जाएंगी, जिनके टिप पे क्या होगा, हमारे स्पोर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है, इसको मैं जरा पिक कर देती हूँ। ये देखो जो बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं वो टूट चुके हैं, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। क्या, हमारा प्लास्मोडियम वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है और उसके जो सराउंडिंग में क्या है, फ्रूटिंग बॉडी आ चुकी है, जिसके जो टिप पे जो ये रेड रेड है उसके अंदर देखो जो उसके टिप पे है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर कि कैसा दिखता है स्लाइम मोल्ड। The spore possess true walls that are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. अब जो स्पोर्स की जो सेल वॉल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मीन्स किसी भी हार्मफुल चीज़ को अंदर नहीं आने देगी। जो इसके अंदर की चीज़ें इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। इट मीन्स जो स्लाइम मोल्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, चाहे कैसी भी बाहर कंडीशन हो। ठीक है, then on favorable condition the spores are dispersed by air currents. अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये जो वॉल है वो टूट जाएगी और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, मतलब दूसरी दूसरी जगह उड़ने लग जाएंगे, क्योंकि स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो हवा आई और हवा के साथ बह गए वो। ठीक है, तो इस स्लाइड को एक और बार पढ़ लेते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। इट मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे। इनके ग्रुप को प्लास्मोडियम कहते हैं, जो बहुत लंबा, जो बहुत ही फीट लंबा हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट कर देता है और इसके आसपास फ्रूटिंग बॉडीज आ जाती है, जिसके टिप पे क्या होगा, स्पोर्स होगा। जो स्पोर्स की वॉल होगी वो क्या होगी, बहुत ही रेजिस्टेंट होगी इन नेचर। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी फिर से, तो जो ये स्पोर्स हैं ये एयर करंट्स में, मतलब जब हवा बहेगी तो उसके साथ ये भी बह जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटोजोन्स, ये है हमारा 5th टाइप।
All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals, and protozoans are classified into four major groups. तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, इट मीन्स ये दूसरे का शिकार करेंगे, खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, इट मीन्स ये डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। इन्हें क्या माना जाता था कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल है, जैसे जो है डाइएटम्स को कहा गया था ना कि ये एक्वेटिक होंगे प्रिमिटिव रिलेटिव, वैसे ही इनको एनिमल्स में गिना जाता है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और प्रोटोजोन्स भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो इन्हें एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो प्रोटोजोन है उसको फर्दर क्लासीफाई गया है फोर मेजर ग्रुप्स में। जो पहला ग्रुप है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोन्स को आपको वो वाला स्पोर नहीं याद दिलाना जो हमने अभी अभी पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। स्पोरोजोआ एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, मतलब इससे क्या होगी, बहुत सारी डिसीजेस गोइंग होंगी। ये क्या है, पैरासिटिक नेचर है प्रोटोजोन का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा प्लाज्मोडियम, तो ये प्लाज्मोडियम दूसरा वाला नहीं है। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो वहाँ हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा तो वो स्लाइम मोल्ड के ग्रुप को कहा जाता है, लेकिन जो हम यहाँ प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, वो डिसीज़ कॉजिंग होगा जो कि मलेरिया फैलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। रिमेंबर, आपने क्या पढ़ा होगा कई जगह पे कि जो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, वो तो क्या होता है, मच्छर से होता है, लेकिन नहीं, ये प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, लेकिन वो हमारे तक कैसे पहुंचता है, वो मच्छर होते हैं ना, मच्छर उसको ले लेते हैं प्लाज्मोडियम को और हम में इंजेक्ट कर देते हैं, सो दैट्स हाउ हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं कि जो स्पोरोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोन का इन्फेक्शियस स्टेज होगा, उसे स्पोरोजोन कहेंगे। जहाँ पे एग्जांपल दे रखा है प्लाज्मोडियम। इसमें कोई इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ओनली एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा और कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट, बस आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये आपको याद रखना है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव किसके हैं, एनिमल्स के हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। नाम में आ गया सीलिया, तो जिन प्रोटोजोआ में बहुत सारी सीलिया पाई जाएंगे उन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। थर्ड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इट मीन्स इसमें क्या होगा, फ्लैजेला होगा, तो इनमें फ्लैजिला होगा, और इसमें क्या होगा, इन प्रोटोजोन में ये पैरासिटिक होंगे, इट मीन्स डिसीज कॉज करेंगे, और ये फ्री लिविंग होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिकॉज इनमें क्या है, फ्लैजिला होगा। एग्जाम्पल है ट्राइपैनसोमा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत बार है नेट में पूछा गया है कि ट्राइपैनसोमा से कौन सी बीमारी होती है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसको बस रट लो ये वाली लाइन को तो आप, कि ट्राइपैनसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस एंड ट्राइपैनसोमा इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। फिर आगे है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अब यहाँ से आपको एक नाम याद होगा, अमीबॉइड, अमीबा, इसका एग्जाम्पल भी अमीबा ही है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन में क्या होता है, सूडोपोडिया होता है जिससे वो फूड एनगल्फ करते हैं, और ये दोनों फ्रेश वाटर मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये मेराइन वाटर में हो तो इनमें क्या होगा, सिलिका डिपोजिशन पाया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। इसको एक स्लाइड को एक और बार रिवाइज करते हैं। जो प्रोटोजोन क्या होंगे, वो एनिमल्स की तरह होंगे, इट मीन्स ये प्रेडेट करेंगे और हेट्रोट्रॉफ होंगे। आगे इसके चार ग्रुप होंगे, स्पोरोजोन होगा इन्फेक्शन डिसीज, इन्फेक्शियस होगा, पैरासिटिक होगा, सीलिएटेड होगा, इनमें सीलिया पाए जाएंगे, फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिला पाए जाएगा, और ये पैरासिटिक होंगे। अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे जो है स्लाइड को, जितने भी हमने अभी तक स्लाइड देखी लेक्चर को, आंखें बंद करनी है और रिवाइज कर लेना है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम्पल्स कि आपको कहाँ कहाँ
क्या क्या पढ़ाया गया है, डिसीजेस, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन पैरासिटिक हैं, किससे क्या क्या डिसीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे और ये एक्वेटिक होंगे। जो ये किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लिंक फॉर्म करेंगे बाकी अदर किंगडम के साथ। मोनेरा के साथ ही ऐसा लिंक शो करेगा कि ये दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, बाकी किंगडम के साथ ये ऐसा लिंक शो करेगा कि वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं अगर इनके पास सीडिया या फ्लैजेला हो। फिर इनको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया 5 ग्रुप्स में, जिसमें पहला ग्रुप है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डाई एटम्स क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके 2 पार्ट हों, एपथिका और हाइपोथिका। इनकी वॉल्स पे क्या होती है, डिपोजिशन होती है सिलिका की, जिससे ये इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। और जब ये मर जाते हैं तो उस अर्थ को डाईएटोमिशियस अर्थ कहते हैं। ये मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाया जाता है। और इसको, अब ये बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है, ग्रिटी होता है, तो इसलिए इसको पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके 2 फ्लैजिला हों, एक जो सीधा वर्टिकल फ्लैजिला और एक हॉरिजॉन्टल जो फरो से निकलेगा। जो इनकी सेल होगी, सेल वॉल होगी, जो प्लेट्स होंगी, उस पर क्या होगी, सेलुलोज की डिपोजिशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा था जो कि था गोनीओलेक्स का, जो कि है रेड डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, जो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज कर देता है, जिससे बाकी ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर सकते हैं। ये जो है मोस्टली मेराइन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अब आपस में आ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये बहुत फीट लंबा भी हो सकता है। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशंस ना हो, इट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज़ ले आएगा अपने ऊपर। ठीक है, और उस पर क्या होगा, उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप पर स्पोर्स आ जाएंगे, जो कि जिनकी वॉल्स जो होंगी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगी इन नेचर। और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये टूट जाएगा, मतलब जो वॉल है इतनी रेजिस्टेंट थी वो टूट जाएगी और जो स्पोर्स हैं वो हवा के साथ बह जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ा कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं उनमें एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यूग्लिना। इनमें क्या होते हैं, इनमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, इट मीन्स ना ही ये हेट्रोट्रॉफिक ना ही ऑटोट्रॉफिक, इट मीन्स इन दोनों का मिक्स होगा। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये ऑटोट्रॉफिक होंगे और जब एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगी तो ये प्रेडेट करेंगे, इट मीन्स हेट्रोट्रॉफिक बन जाएंगे। ठीक है जी, और क्या हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिनोइड्स में क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं और ये एनिमल्स के प्राइमरीली रिलेटिव होते हैं। इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है, स्पोरोजोन, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और एमोबॉइड प्रोटोजोन। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे स्पोरोजोन का हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पैरामीशियम, जिसके कारण ये क्या होता है, मोटाइल हो जाता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा था ट्राइपैनसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। और अमोबिड प्रोटोजोन में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा या एंडोमीबा। ठीक है, सो दैट वाज द लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा और आई लिटरली बिलीव इन यू गाइस कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद एक और बार खुद से 5 मिनट के अंदर ना समरी, जैसे अभी मैंने आपको बताई ना समरी, वैसे आप जल्दी जल्दी आंखें बंद करके रीड करोगे और फिर एनसीईआरटी को रीड करोगे। जहाँ तक हमने पढ़ा सिर्फ उतना ही अच्छे से कर लोगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप कितना समझ आया और आपने एनसीईआरटी रीड की या नहीं।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।